नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल केदारे और आप देख रहे हैं एसएसटी मुक्तांगण, जहां व्यक्त होंगे मुक्त विचार मुक्त मन। दोस्तों, आज हम देश के हमारे स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि स्वतंत्रता जैसे जीवन में अनमोल कोई भी चीज हो नहीं सकती। लेकिन जब हमारी स्वतंत्रता पर कहीं पर आंच आ जाए तो हमें सबसे ज़्यादा दुख होता है, सबसे ज़्यादा तकलीफ सहनी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले ही एक दिन 14 अगस्त को जो बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान का, उसमें एक लकीर खींची गई और कुछ लोगों को दोनों बाजू रखा गया। लेकिन इस बंटवारे में लोगों को मारकाट सहनी पड़ी, दुख सहना पड़ा, आग का सामना करना पड़ा, अपना घर बार छोड़ना पड़ा, अपने रिश्ते नाते छोड़ने पड़े। इसमें एक डर का माहौल पैदा हो गया और इसी डर को, इसी खौफ को, इसी हॉरर को आने वाली पीढ़ी को उसकी याद रहे, उन लोगों ने जो जो सहा है उसकी कद्र रहे। इसीलिए हमारे आदरणीय पंतप्रधान जी नरेंद्र मोदी जी ने यह दिन पार्टीशन हॉरर रिमेंबर डे, यानी कि बंटवारे का खौफ हो, इस दिन की याद हमें सदोदित रहने के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी को रहने के लिए घोषणा की है। आइए इस मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं। इस बंटवारे के ऐसे गवाह जो अपनी उम्र के 2-2.5 साल से सब वेदनाएं, सब दुख उन्होंने अपनी आंखों से देखा है और महसूस किया है। इसी चर्चा के माध्यम से आइए रोशनी डालते हैं बंटवारा और उससे पैदा हुए खौफ, उसके भय, इस वातावरण पर। उसके साक्षीदार जो है पत्रकार नानिक मंगलानी जी, आइए उनसे हम बात करते हैं। उससे पहले देखते हैं उनके इस जीवन की कुछ संक्षिप्त झलकियां। बंटवारा फिर वह जमीन जायदाद, रिश्ते नाते, जात धर्म या किसी भी देश का हो, कई दिलों में डर भर देता है। इसी डर के साये में कई दंगे उलझते हैं, कई घर उजड़ जाते हैं, कई सभ्यताएं तहस नहस हो जाती है। ऐसा ही एक बंटवारा भारत का, जिसमें सिंधियत के साथ कई समाजों की धरोहर उद्ध्वस्त होकर रह गई। आपके परिवार को भी संपूर्ण अस्तित्व वहीं पर छोड़कर अपने ही देश में शरणागत होना पड़ा। पर उस डर से उभरकर आपने अपने आप को उल्लासनगर जैसे शहर में पुनर्रूप से खड़ा किया। आपके माता पिता ने जो संघर्ष जीवन जिया था, उसकी कहानी आपने अपने परिश्रम से बदलकर रख दी। आज आप उल्लासनगर के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता है। सिंधु सपूत जैसे अखबार के माध्यम से समाज का प्रबोधन करने वाले पत्रकार है। सिंधी यूथ सर्कल, भारतीय सिंधु सभा के माध्यम से सिंधी भाषा और सिंधियत को बचाने के लिए प्रयत्नशील हो और नई पीढ़ी को आपने किए हुए त्याग समर्पण का एहसास दिलाने के विविध मंचों के माध्यम से आप कोशिश कर रहे हो। आपके इस जाबाज प्रयासों को एसएसटी मुक्तांगन का दिल से सलाम। जी हाँ, आज के हमारे एसएसटी मुक्तांगन के अतिथि वक्ता है नानिक मंगलानी जी। जी हाँ दोस्तों, ये संघर्ष का सफर हमने देखा है एक ऐसे गवाह का जो साक्षीदार है बंटवारे का और बंटवारे से हुए उस व्यथा, वेदना, तकलीफ का। लेकिन उससे भी उभर कर आज सिंधियत में, अपने आप में, पत्रकारिता में अपनी अलग मिसाल बनाकर सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर समाज को एक अच्छी प्रेरणा देने वाले व्यक्तिमत्व आज हमारे बीच में है। दादा नानिक मंगलानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एसएसटी मुक्तांगन में। एसएसटी इंस्टीट्यूशन जो पढ़ाई बच्चों को दे रही है, सुना है बहुत अच्छी पढ़ाई देते हैं, ज्ञान विज्ञान की, समाज सेवा की। पुरस्वाणी सर जी तो बहुत ही बच्चों के ऊपर ध्यान देने का भी उनको सामने रहता है। और आज जो उन्होंने सिंध विभाजन का विषय, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए मुझे यहाँ पर उन्होंने बुलाया है, इसलिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। नानिक जी, हम आज स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन इससे एक दर्द भी जुड़ा हुआ है कि एक दिन पहले ही बंटवारा हुआ
सिंधियत को विस्थापित होना पड़ा, क्या वो दर्द आज भी कायम है, वो ताज़ा है? बंटवारे का जो एक मंजर था वो अभी भी आपको याद आता है? सिंध का बंटवारा, उस समय जो हम सिंधी लोगों ने सहन किया, हमले हुए, कुछ लोगों को मारा गया, लूटा गया, जो कुछ हमारे पास सोना जायदाद वहां पर सिंध में लोगों के पास थी वो सब छोड़ना पड़ा, घर छोड़ने पड़े, जमीनें छोड़नी पड़ी, खेती जो हमारी थी सब छोड़ के, जो हमारे पास दस्तावेज थे वो भी उन्होंने लेने नहीं दिया। हम हाथ खाली करके एक जोड़ी कपड़े में वहां से हम निकले और कराची बंदर पहुंचे। कराची बंदर से हमें पानी के जहाज में बिठाकर बंबई बंदर पर भाऊचा धक्का, वहां पर हम 2 रात रहे। तो मंगलानी जी, दहकते हुए कराची से आप भाऊ के धक्के, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी जब कहा जाता था, वहां तक पहुंचे। फिर हमारा तमाम सिंधी समाज को महाराष्ट्र की विभिन्न छावनियों में स्थलांतरित किया गया। फिर आपका वहां से लेकर उल्लासनगर तक का सफर कैसे रहा आपके सब सिंधी समुदाय का? भाऊचे धक्के के बाद सरकार ने वहाँ जो हम आए थे सब सिंधी समाज के लोग, उनको किसी को पूना पिंपरी भेजा, किसी को नासिक की तरफ भेजा, किसी को कोल्हापुर की तरफ गांधीनगर कैंप खोला था उन्होंने। उस समय जो मिलिट्री के रहने के लिए जो घर थे, नीचे 2.5 फुट ईंट का बांधकाम, बाद में ऊपर बम्बू की चटाइयाँ लगी हुई थी, मैंगलोरी टाइल्स लगी हुई थी, ऐसे टूटे फूटे घरों में लोगों को पहले सरकार ने रहने के लिए वो आस्थान दिया। जब तक नई बैरक्स बन जाएं, रहने योग्य जगह हमें मिले, इस तरह की व्यवस्था हो, लोगों ने अपना जीवन कैसे भी करके, चदर नहीं थी, बिस्तर नहीं था, जो गुनिया शक्कर की खाली, अनाज की खाली होती थी, वो नीचे बिछाकर ऊपर ओढ़नी करके लोग रहे, कैसे भी करके जीवन बिताया। जब बॉम्बे से मड आइलैंड, बंबई के बाजू में मलाड जो आजकल है, मड आइलैंड कैंप खोला गया। वहां जब रहने लगे लोग, वहां सांप, बिच्छू, मच्छर, मलेरिया फैलने लगी, लोग बीमार होने लगे, तो मड आइलैंड से सरकार ने उनको वहां से हटाया। फिर पिंपरी में, देवलाली में या और कहीं जलगांव कोई भी कैंप खोली, गांधीनगर कैंप, हम कुछ लोगों को गांधीनगर कैंप की तरफ भेजा। तो मंगलानी जी, हमारे आदरणीय पंतप्रधान जी ने घोषणा की है कि 14 अगस्त ये पार्टीशन हॉरर रिमेंबर डे करके मनाए। हमारे बंटवारे का खौफ जो है, जो हमने सहा है, जो हमने त्याग किया है, बलिदान किया है, उसकी चिंतन, उसका कद्र जो है आने वाली पीढ़ी को होनी चाहिए। आपका क्या विचार है इस बारे में? विभाजन यह ऐसा दिन था, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, जो सिंध से लोग भारत की तरफ आ रहे थे, ट्रेन के ऊपर, ट्रेन के अंदर जितने भी घुस सके घुस के, डर के मारे कि मैं पहले यहां से भागूं, यह भय हर एक के अंदर था। हमारे बाप दादा ने जो यह देखा, उन्होंने जो कठिनाई एक सहन की, लोगों को जिंदा मारा जा रहा था, काटा जा रहा था, कोई छुड़ाने के लिए आगे नहीं। भले ही मेरा भाई मार खाता हो, लेकिन उसको छुड़ाने के लिए हिम्मत उस समय किसी में नहीं हो रही थी। खाली वहां से भागना है और हिंदुस्तान पहुंचना है, यही ख्याल था। लोग डरे हुए थे, लोग भूखे प्यासे थे, वहां से यहां पर आए, अपने पैरों पर खड़े रहे, गोली बिस्किट बेची, चाय बेची, नाश्ते का दुकान लगाया, दाल पकवान बेचे, इससे पैसा जो उनको मिला, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। वो बच्चों को पढ़ाकर उसके साथ साथ जो बच्चे पढ़े लिखे, उन्होंने यहां पर स्कूल कॉलेज खोले, यहां पर बहुत अच्छी इंडस्ट्री लगाई, इंटरनेशनल मार्केट हाथ में लिया। वो आज बहुत धनवान है, लेकिन उनको ये तकलीफ जो माँ बाप ने देखी, उसकी कोई खबर नहीं है।
ये खबर उन बच्चों के सामने लाने के लिए जो हमारे भारत के पंत प्रधानमंत्री जी ने जो चिंतन याद कराने का जो विषय सामने लाया है कि भारत के लोगों को मालूम होना चाहिए विभाजन एक जो शब्द है ये बहुत ही मौतमार समय का विभाजन था। इसको विभाजन को याद करने के लिए हमारे सिंधी समुदाय के बच्चों के अंदर चिंतन पैदा करने के लिए हमारे पंत प्रधान ने इरादा किया है घर घर तिरंगा लगाने का और खुशी भी मनाने का और याद भी करने का। नानिक दादा काफी भावुक हो चुके हैं क्योंकि बंटवारा ये शब्द इतना गहन होता है। कुछ चंद लोगों ने एक लकीर खींच दी और कह दिया कि लकीर के इस बाजू में आप हो उस बाजू में वो है। आने वाली नस्ल को जरूर इस तकलीफ की कद्र होनी चाहिए। यही चिंतन का विषय आज मंगलानी जी ने यहाँ पर विषय किया है। इस उल्लासनगर की जन्म कहानी क्या है आपकी जुबानी हम सुनना चाहते हैं। उल्लासनगर नाम आज है लेकिन जब बॉम्बे से लोगों को यहाँ पर शिफ्ट किया गया तो यहाँ बाजू में जो कल्याण तालुका है उस समय कल्याण तालुका पूरा हुआ करता था। कल्याण तालुका के कारण कल्याण स्टेशन और यहाँ जो कैंप खोला गया उसको कल्याण कैंप नाम दिया गया। अच्छा। लोगों को वहां पर शिफ्ट किया गया। टूटे फूटे घर थे, बाद में जब तक वो घर बनते गए अच्छे घर बन गए, बैरक बन गई, लोग वहां रहने लगे। यहाँ पर एक कैंप कमांडेंट हुआ करता था जो लोगों की देखभाल करता था। पहले मेरे ख्याल से 75,000 संख्या होगी लोगों की जो कैंप कल्याण कैंप में आकर बसी। बाद में वो आगे बढ़ती गई। कैंप कमांडेंट सरकार की तरफ से जो मानधन कुछ मदद देता था कुछ घर चलाने के लिए। गांधी रोड एक एरिया है जिसको बाद में गांधी रोड गांधी कैंप कहा गया। वहां पर विधवा आश्रम सरकार की तरफ से चलाए गए। उन विधवाओं को मंथली कुछ पैसा मिलता था, राशन मिलता था। इस तरह गरीबों का सरकार ने उस समय जो भी मदद किया पूरा नहीं था। लोग खुद कमाने में लग गए। कुछ जो भी धंधा मिला यहां से बॉम्बे जाते, कुछ सामान कंधे पे ले जाते, वहां पर पहुंचाते, मजदूरी करते। यहाँ कुछ लोग कपड़े की गठड़ियां बांधकर गांव जाते, कपड़ा बेच के आते, अपना घर चलाने के लिए कमा के आते। कुछ लोगों ने राशन की छोटी मोटी दुकानें लगाई, कुछ लोगों ने छोटी मोटी कपड़े की दुकानें लगाई, कुछ लोगों ने होटल का चाय बेचना शुरू कर दिया, कुछ दाल पकवान नाश्ते के नाम पे सवेरे लगाना शुरू किया। इस तरह छोटा छोटा धंधा करके कुछ लोगों ने, बहुत से बच्चों ने ट्रेन में जाकर कंगी, बाल को कंगी देने का और लेमन ड्रॉप, खटमिठड़े जिसको सिंधी में बोलते हैं, वो बांध के जिलेटिन में 4-5 खटमिठड़े भाई 1 पैसे में ऐसा करके ट्रेन के अंदर बच्चों ने बेचा और अपना परिवार चलाया। बाद में कल्याण कैंप, इसको एक स्टेशन था जेम्स साइडिंग जिसको अब हम विठलवाड़ी बोलते हैं। जेम्स साइडिंग जिसको विठलवाड़ी बोलते हैं, कल्याण कैंप को वही एक स्टेशन था। लोग पैदल जाते थे वहां तक और पैदल अपने घरों तक आते थे। कल्याण में आटा पीसने के लिए, अनाज तो सरकार देती थी लेकिन आटा पीसने के लिए कल्याण में एक चक्की हुआ करती थी। वहां पर जाकर उसको आटा पीस कर ले आते और घर में अपना उधर पूर्णा करते, अपना पेट की पालना करते, बच्चों को खाना खिलाते। इस तरह बाद में कैंप कमांडेंट के बाद में यहां पर सरकार की तरफ से नगर पालिका दी गई। नगर पालिका में कुछ लोग थे जो अपना मानधन भी नहीं लेते थे, समाज के लिए काम करने वाले ऐसे चुने गए जो खुद के पैसे लगाकर शहर का विकास करना चाहते थे। इस तरह नगर पालिका का कारोबार चलाते हुए बहुत अच्छा कारोबार चलाया। नगर सेवक जो चुन के आए वो इतने यानी खुद लालची नहीं थे, लोगों का सेवा भाव उनके अंदर था, लोगों को पैरों पर खड़ा कैसे करना उनके अंदर था। उन दिनों में प्राइवेट 1-2 बस चलती थी,
एक दो टैक्सी चलती थी, लोग आना जाना करते थे, लेकिन ज्यादा जो सुविधाएं ट्रांसपोर्ट की नहीं थी। घर में केरोसिन की बत्ती जला के, मैं खुद केरोसिन की बत्ती पे पड़ा हूं, रात रात भर जाग के पड़ा हूं। लाइट नहीं थी, अंधेरा था, घरों में सांप निकलते थे, बिच्छू निकलते थे, यानी रात को भी नींद नहीं आती, कहीं सांप अपने को मार के न जाए, काट के न जाए, लोग डरते थे। इस तरह का इस शहर की खराब व्यवस्था थी और उल्लासनगर इसको नाम दिया गया। 1949 में 8 अगस्त के दिन राजगोपाल आचार्य जी, गवर्नर राजगोपाल आचार्य जी यहाँ है, जिसने वो शिला का उद्घाटन किया, शहर का नाम डिक्लेयर किया, कल्याण कैंप से उल्लासनगर। इस तरह का जो नाम पहले 1949 में हुआ, बाद में नगर पालिका आई। 1949 में शहर को नाम दिया गया। कैंप कमांडेंट था जो लोगों को देखभाल करता, लोगों को सनद देता, भाई तू ये घर का मालिक है, चलो 1500, 2000, 4000, इस तरह उस घर का भाव लगा के लोगों से उसने पैसे वसूले और एक सनद दे दिया, पत्र दे दिया कि तू इस घर का मालिक है। इस तरह कैंप कमांडेंट ने काम अच्छा किया। मंगलानी जी, हम जब सुन रहे हैं आपकी वाणी से आपकी यह साहस गाथा कहे जिसे, या तकलीफ का ये सफर, तो रोमांच खड़े हो जाते हैं। अगर प्रातिनिधिक तौर पर जानना चाहूंगा मैं, तो मंगलानी परिवार की संघर्ष यात्रा किस तरह से रही है आज तक? सिंध में बंगुलदेरो नाम का एक गांव है, वहां वो गांव तहसीलदार अपना रत्तेदेरो नाम का दूसरा शहर है जो तालुका है। बंगुलदेरा रत्तेदेरो में तालुके में आता है और बंगुलदेरो रत्तेदेरो ये लाड़काना जिला में आता है। लाड़काना तो बहुत बड़ा शहर है, लेकिन हम जो गांव में खेती बाड़ी करते थे तो गांव में ही रहते थे। जब ये हमको सिंध छोड़ने का हुआ तो बाप माँ, वहां पर जो हमारे किसान काम करते थे वो बग्गी लेके आए। बग्गी बोलते हैं टांगा गाड़ी, घोड़े गाड़ी लेके आए, हमको बिठा के वो कराची तक छोड़ के गए। कराची बंदर पे हम रहे 2-3 दिन, जब तक हमको पानी के जहाज में कहीं भेजे सरकार बोले। वहां पर मेरी माँ को एक छोटा बच्चा पैदा हुआ, मेरा छोटा भाई, सेकंड नंबर। अच्छा, वहां पर पैदा हुआ। उम्र कितनी थी? 2.5-3 साल थी। अच्छा, तो सब याद आ रहा है। तो पानी का जहाज में हम बॉम्बे आए। बॉम्बे में भाऊचा दत्ता पर हमको रहने के लिए जो कुछ लोगों ने गुनियां दी, शक्कर की गुनी, बारदाने की गुनी नीचे डालकर, ऊपर भी वही पहनकर हम लोगों ने 1-2 रात वहां गुजारी। बाद में वहां से मद आइलैंड, जिसको आज मलाड बोलते हैं, वहां पर कुछ बैरक बनी हुई थी 2-2.5 फुट की, नीचे ईंट का बांधकाम, ऊपर बंबू की चटाइयां लगी हुई थी, मैंगलोरी टाइल्स लगी हुई थी। वहां पर लोगों को रखा और कुछ महीनों के अंदर वहां से भी लोगों को अलग अलग साइड में भेज दिया। हमको कोल्हापुर जिला, उसके बाजू में वलीवड़े स्टेशन है, वहां पर गांधीनगर कैंप बोलते हैं उसको, वलीवड़े स्टेशन गांधीनगर कैंप, सिंधी बस्ती। इस तरह वहां पर हमको बैरक्स बनी हुई थी, वहां पर सरकार ने रहने के लिए रखा। और वहां पर भी जैसा गरीब लोगों के लिए अलग से एक आश्रम जैसा एरिया भी बनाया, जिनको पूरी मदद की सरकार ने। और हमको शायद 200-200 रुपया हर एक आदमी के नाम पे सरकार ने दिए। उस समय जितने घर के आदमी थे 200-200 रुपए के हिसाब से, मेरी बहन, माँ, बाप, हम 2 भाई, यानी 2-5 जन हुए, यानी 1000 रुपया सरकार ने हमको मदद की। मेरे पिताजी संत वृत्ति के थे, धंधा नहीं करते थे, खेती का ही उनको ज्ञान था, दूसरे धंधे का ज्ञान नहीं था। सुबह से शाम को 2 मंदिर में जाके सत्संग कीर्तन करते थे और घर में किराने की दुकान लगाई, यानी आजू बाजू वाले आएंगे, कुछ खरीदी करके जाएंगे, तो जो 8 आना रुपया दिन में कमाया। मैं छोटा बच्चा था, लेकिन मुझे जो याद है, जब मैं 5 साल का हुआ, 4-5 साल का हुआ, तो मैं कमाना शुरू किया। माँ दाल पकवान बना के देती थी, रास्ते पे लगाता था, बेचता था।
और आजू बाजू में जो पहचान वाले थे, कोल्हापुर में एसटी स्टैंड, वहां पर जाके लेमन ड्रॉप का धंधा करता था, बेचता था बस में। लेमन ड्रॉप जाने खट्टा थोड़ा सिंधी में बोलते, मीठा, वो लेमन की गोलियां। हाँ, लेमन की गोलियां। वो जाके बस में स्टैंड पे खड़ा रहता था, बस लगती थी, बस में अंदर चला जाता था, बच्चे लोग उनके साथ रहते तो माँ को बोलते लेके दो, 1 पैसे 2 पैसे में गोलियां बेच के कुछ कमा के आता था, कंघी भी बेचता था। इस तरह मैंने कोल्हापुर में कमाना भी शुरू किया। 1950 में मेरे तीसरे भाई का जन्म हुआ गांधीनगर में। 1958 का टाइम था कि मेरे पिताजी को, मेरे चचेरे भाई, उसकी कल्याण कैंप में शादी थी, वहां पर हम आए गांधीनगर छोड़कर। पिताजी बोले अभी वापस नहीं चलेंगे, यहीं रहेंगे। घर तो ऐसे ही छोड़ के आए, अपनी बेटी को भी नहीं दिया, अपनी बहन को भी नहीं दिया, ऐसे ही छोड़ दिया। और कल्याण कैंप में आकर उसने एक धंधा चालू किया, मितेरा बोलते हैं, जो कड़ुआ रहता है गोल गोल, वो मितेरे को कटा हुआ नासिक से बोरी मंगाता था। किसी ने उसको धंधा सिखाया, मंगाता था। मेरी माँ उसको नमक पानी बना के उसको नमकीन करती थी। कुछ सफेद पाउडर भी आता है, संजीरा कुछ बोलते हैं, वो सफेद पाउडर उसको सफेद करती थी। मेरे पिताजी सर पे उठाकर गली गली घूमते थे, बेचते थे। कभी रास्ते के बाजू में बैठकर छोटा सा अड्डा बनाकर, टपड़ी बनाकर वहां उन्होंने बेचा और हमारी पालना पोषणा की। मैं जब यहाँ आया 58 में, तो मैं 13 साल का था करीबन। तो यहाँ पर मुझे तीसरी कक्षा में एडमिशन मिली सिंधी प्राइमरी स्कूल में। सिंधी पढ़ने लगा, अच्छे मास्टर लोग थे, ध्यान देते थे। और तीसरी कक्षा से जो मैंने पढ़ाई शुरू की, 5वीं तक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की। बाद में मैंने सेकेंडरी स्कूल ज्वाइन किया, SS2 से 11वीं पास की। आगे 12वीं भी CSM में मैंने एग्जाम दिया, लेकिन पढ़ाई कर नहीं सका क्योंकि मुझे कमाना था। माँ बाप कमाने के योग्य नहीं थे, बूढ़े हो गए थे, और कठिनाइयां जो है आदमी को बूढ़ा बना देती है। तो बाद में मैं इलेक्ट्रिक मार्केट में वायर केबल का बिजनेस किया, नौकरी करके सीखा। फिर वो गुजराती बोलता यार अभी तक नौकरी करोगे क्या? मैं बोला क्या करूं? बोले जा ना उल्लासनगर से कंधे पे माल लेके आ, खाली मेरे को दे, अपना धंधा कर, सेठ बन। उसने मुझे इतना उत्साहित किया। तो जैसे ही मैं काम कर रहा था तो मेरे 2-4 ऐसे पहचान वाले दुकानदार मिल गए। बोले यार तू दुकान खोलना चाहता है ना, चलो हम भी पैसे देते हैं। 25-25 हजार 5 जनों ने निकाला और एक का दुकान, 5 भागीदार करके मैंने अपनी दुकान लगाई कालबा देवी रोड पे, इलेक्ट्रिक वायर की। तो आप पत्रकारिता में कैसे आ गए आपका? उसी से वो वायर का दुकान भी छोड़ दिया, किसी कारणवश अयोध्या गया था, इसीलिए कुछ हुआ तो मैंने छोड़ दिया। जब उल्लासनगर में आया तो एक पत्रकार मुझे मिला, मेरे साथ पढ़ा था 8वीं कक्षा, 11वीं तक पास की उसने मुझे कहा यार क्या क्यों भटकते हो, आओ मेरे साथ। वो पत्रकार था और डॉक्टरी भी करता था, लोगों का इलाज भी करता था, RMP डॉक्टर था। तो उसके साथ मैंने वो पत्रकारिता सीखी, 1 साल उसके साथ रहा, 1.5 साल। एक बार मैंने बोला यार मेरा जन्मदिन है, मेरा मनाने का है। बोला तू ही आज ये महीने का अखबार तू ही निकाल। तो मैंने वो अखबार अपने होश हवास में समझकर निकाली, बहुत तकलीफ हुई, हाथ चलते नहीं थे, निकाली। और मुझे उस समय आया कि मैं भी संपादक बनूं, प्रकाशक बनूं, और मैंने अप्लाई कर दिया। सिंधु सपूत अखबार नाम रख के बहुत अच्छा नाम लगा, लोगों को पूरे भारत में दी। अखबार मैंने 19 साल चलाई। आदमी की अगर चाह हो, उसमें अगर आगे बढ़ने की उम्मीद हो और हौसला हो तो क्या कुछ नहीं कर पाता है। नानिक मंगलानी जी का हम तो यहाँ पर उदाहरण लेते हैं, लेकिन सिंधी समाज की यही खासियत है कि उन्होंने कभी रुकना पसंद नहीं किया। जैसे कि आपने कहा कि किसी ने आपको उकसाया कि मैं सेठ बन जाऊं, तो उद्योग व्यापार में आज भी सिंधी समाज उसी ऊंचे मुकाम पर है। उसका यही कारण है कि इसके नीचे की जो नींव है
वो आप जैसे लोगों के खून और पसीने से जुड़ी हुई है। तो मैं आगे चलकर यही आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज जो सिंधी समाज आपने जो सहा है बंटवारे का दर्द, आज की पीढ़ी को उसकी कद्र है या उससे उभर आया है? आज की पीढ़ी को वो विभाजन का डर तो नहीं है, लेकिन सिंधी समाज में जो आज भी वरिष्ठ नागरिक हैं, मुझ जैसे बहुत हैं जो 70 पार किए हुए हैं, 80-90 के हैं, वो कभी कभी अपने बच्चों के सामने ऐसे मिसाल रखते हैं कि क्या हुआ था, हम कैसे ऐसे यहाँ पाएंगे, अपनी जान बचा के भागे हैं। बेटा, ये पैसा बहुत मूल्यवान है, बचाओ, मेहनत करते हो, बचा के भी रखो, आगे भी काम में आएगा। इस तरह जो हमारे जैसे हैं बच्चों को शिक्षा देते हैं, लेकिन बच्चों को कोई भय नहीं। लेकिन आज जो ये अमृत उत्सव प्रधानमंत्री ने डिक्लेयर किया है, हो सकता है ये चर्चा के विषय सामने आए, टीवी में आए, अखबारों में आए और हमारे बच्चे उसको देखें, पढ़ें, शायद वो भी देश के हित में, अपने हित में भी सोचें। हमारी यही कोशिश रहती है मंगलानी जी, एसएसटी कॉलेज का यही तो पहले से उद्देश्य रहा है कि बच्चों को हम सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं पढ़ाते हैं, उन्हें समाज के हर हिस्से से उनकी संवेदना जो है उसको कायम रखने की कोशिश करते हैं। और इसी के लिए हमारे आदरणीय संस्थापक प्राचार्य जो है डॉक्टर जे.सी. पुरस्वानी जी, उन्होंने इस मौके पर इस विषय की चर्चा का आयोजन किया है। तो मंगलानी जी, आज भी सिंधी समाज को हंसते हंसते कहीं ना कहीं ताना दिया जाता है कि निर्वासित करके हम अपनी ही मातृभूमि में पराया समझा जाता है, तो क्या दर्द होता है? जब कोई निर्वासी हमको करके पुकारता है, निर्वासित शब्द का उपयोग करता है, दुख तो होता है, क्योंकि फिर आंखों के सामने विभाजन खड़ा हो जाता है। लेकिन नहीं, हमने वो भुला दिया है। सिंधी समाज ने जो पहले भी भारत की सपूत थी, भारतीय ही है, हमने खाली गुंडों से खुद को बचा के यहां पर आए, अपना स्थान बदली किया, घर बदली किया, बाकी तो कुछ नहीं, भारतीय हैं, भारतीय रहेंगे। क्या बात है, क्योंकि जमीन का टुकड़ा बदलने से हमारी भावनाएं नहीं बदलती है। जैसे मंगलानी जी ने कहा कि हम पहले भी भारतीय थे, आज भी भारतीय है और अंतिम श्वास तक भारतीय रहेंगे। इससे बड़ा देशभक्ति का और कोई उदाहरण नहीं हो सकता है कि सिंधी समाज ने अपनी सिंधियत को बचाने के लिए, अपनी कौम को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए अपना घर द्वार, कारोबार, जमीन जायदाद, इतना ही नहीं, अपने खून के रिश्ते भी वहाँ पर त्याग कर यहाँ पर आए और शून्य से शिखर तक का यह सफर उन्होंने आज कायम करके दिखाया। जी हाँ दोस्तों, आज के इस बंटवारा भय स्मृति दिन के अवसर पर काफ़ी सारी चर्चाएं हुई है, काफ़ी सारे अनुभव नानक जी से हमने यहाँ पर प्राप्त किए हैं जो सिंधी समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। नानक जी, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। आपने मुझे भी मौका दिया अपने विभाजन को याद करने के लिए और बड़ों को याद करने के लिए। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, ये थे नानिक मंगलानी जी, जिन्होंने अपने ही देश में, अपने ही घर में पराया होने का दर्द आपके समक्ष पेश किया। हम समाज के ऐसे ही विभिन्न चेहरों को आपसे रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए एसएसटी मुक्तांगण।